देखिए अमरीश जी, ये डीकोलोनाइजेशन का जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसका जो पूरा एक तरह से पूरी योजना है, वो बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। और वो सिर्फ मूर्तियों को हटाने और लगाने से पूरी होने वाली नहीं। तो जो लोग मूर्तियों को हटा रहे हैं, लगा रहे हैं, मैं मूर्तियों को निश्चित तौर पे मैं भी इस बात का समर्थक नहीं हूँ कि वहां पे जाट पंचम की मूर्ति होनी चाहिए। और समाजवादियों ने इसके लिए पूरे देश में अभियान चलाया था। और 1965 में तो जाट पंचम की जो मूर्ति वहां पर लगी हुई थी, उसको संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने ब्लैक एंड किया था। और शायद जो है कुछ कान या नाक में भी कुछ तोड़ फोड़ भी की थी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और बिहार में तमाम जगहों पर जो एक तरह से महारानी विक्टोरिया की जो मूर्ति लगी थी और जाट पंचम की जो मूर्तियां लगी थी, उस सबको डैमेज करने की कोशिश की गई थी। तो जाट पंचम की मूर्ति यहाँ से हटा करके जो है वो 1969 में इसको जो कोरोनेशन पार्क है बुराड़ी में, वहां पे स्थापित कर दिया गया। वो बड़ी मूर्ति है काफी, जो है आप कह सकते हैं कि वो 50 फीट ऊंची मूर्ति है। जो अभी लगाई गई है वो तो 28 फीट ऊंची ही है, नेताजी की मूर्ति। तो ये सब सिंबोलिज्म जो है वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स और भी उपनिवेशीकरण की जो राजनीति है या जो काम है, उसके प्रति समाजवादी लोग सचेत रहे हैं। लेकिन वो हृदय से जो है भी उपनिवेशीकरण के पक्षधर थे, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बलिदान दिया था, जेल गए थे। और उन्होंने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस देश से गुलामी के जो चिन्ह है और गुलामी की जो मानसिकता है वो मिटे। लेकिन गुलामी की मानसिकता सिर्फ मूर्तियों में नहीं होती। गुलामी की मानसिकता जो है जेहन में होती है। जो कॉलोनियल रूल है, जो कॉलोनियल रूलर्स है, वो आपकी जो है वो संस्कृति को, आपके इतिहास को, आपकी कलाओं को, आपके साहित्य को, आपके दर्शन को, इन चीजों को प्रभावित करते हैं और उस पर राज्य करते हैं। तो अगर उस दिशा में कुछ काम हो रहा हो, और बहुत काम हो रहा है एजुकेशन पॉलिसी के बहाने और चीजों के बहाने, लेकिन वो काम हृदय से कितना है ये मुझे बहुत संदेह है। और दूसरी चीज, जो हिंदुत्व की परियोजना है, मैं उस परियोजना को जो है वो औपनिवेशिक योजना का ही एक हिस्सा मानता हूँ। क्योंकि अपनी जो भारत में हिंदू मुस्लिम विभाजन की जो राजनीति है, वो औपनिवेशिक योजना का एक महत्वपूर्ण हथियार रहा है। और जिस व्यक्ति की मूर्ति जाट पंचम के छतरी के नीचे स्थापित की गई है, उस व्यक्ति ने डिवाइड एंड रूल का सिद्धांत जो है वो दिया था। और कहा था कि ब्रिटिश रूल डिवाइड एंड रूल के तहत जो है भारत को गवर्न कर रहा है। और उनके जो आदर्श थे, जिन आदर्शों की बात कल मैं सुन रहा था, हमारे सर्वोच्च नेता कह रहे थे, वो आदर्श जो है नेताजी के आदर्श बिल्कुल अलग थे जो आज तक के शासन का रिजिम का आदेश है। नेताजी को जो है वो 23 जनवरी 1948 को, यानी अपनी हत्या से 7 दिन पहले, कुछ लोग महात्मा गांधी को नेताजी की जयंती मनाने के लिए ले गए। और उस सब संबोधन में गांधी जी ने कहा था कि आप लोग मुझे लेकर के आए हैं। मुझे आमतौर पे सुभाष चंद्र बोस का विरोधी माना जाता है, सुभाष बाबू का। लेकिन मैं बता दूं कि मैं वही भारत बनाना चाहता हूं जिस भारत का निर्माण सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के माध्यम से कर रहे थे। यानी आजाद हिंद फौज की संरचना को आप देख लीजिए, तो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, दलित भी है, स्त्री भी है। तो इस तरह के उनके नेतृत्व में रिप्रेजेंटेशन था। तो ये सुभाष बाबू का संदेश था। सुभाष बाबू सोशलिस्ट विचारों के व्यक्ति थे। वो ठीक है, उनका एक जो है वो भारत की आजादी को लेकर के जो बेचैनी थी, उस बेचैनी में उनका इटली से संपर्क था, वो जर्मनी से संपर्क करने गए और इटली से उनका लंबे समय से संपर्क था। उसको लेकर के कंट्रोवर्सी भी हुई। लेकिन यहां भी मैं बता दूं कि गांधी जी, जो सुभाष बाबू के प्रति अन्याय करने के लिए सबसे बड़े दोषी बताए जाते हैं, और जो हमारे पब्लिक डोमेन में सबसे बड़ा डिस्कोर्स चलता और चलाया जाता है, और चलाने वाले भी वही लोग हैं जो सुभाष बाबू का सम्मान करने का दावा कर रहे हैं। उसके बारे में लुई फिशर ने जब
गांधी जी से पूछा कि आप उस सुभाष का समर्थन क्यों करते हैं जो फासिस्ट और नाजी रिजिम के साथ लंबे समय से एसोसिएटेड रहे हैं, 30 से ही एसोसिएटेड रहे हैं। 1935 से कलकत्ता में जो कॉन्सुलेट जनरल था इटली का, वहां से उनका जुड़ाव। तो गांधी जी ने कहा ऐसा है कि वो देशभक्त है और उनकी देशभक्ति सभी चीजों पे भारी है। और आपको नील फिशर साहब मैं बता दूं कि दुनिया के सारे राजनेता ऐसे ही होते हैं, उसमें ये सब जो है थोड़ा बहुत डेविएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी गांधी जी तमाम जो है उनके और सुभाष बाबू के बीच में झगड़ा लगाने के बावजूद वो सुभाष बाबू को अपना एक बिगड़ैल बेटा मानते थे कि जिसको वो समझा नहीं पाए और वो उनसे दूर चला गया, इसका कष्ट उनको था। तो निश्चित तौर पे जॉर्ज पंचम की छतरी के नीचे सुभाष बाबू को लगा बिठा देने से या स्थापित कर देने से वो भी उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होने वाली है। जब तक आप अपने अंतर्मन से जो कॉलोनियल पॉलिसीज है, डिवाइड एंड रूल की, और एक जो है अथॉरिटेरियन रिजिम बनाने की, और अधिकार पथ की जगह पर कर्तव्य पथ के निर्माण की जो योजना है, वो भी अपने आप में एक तरह से अधिदायकवादी सत्ता का ही द्योतक है। ब्रिटिश शासन हमको अधिकार बाद में देता था, कर्तव्य की बात पहले करता था, और यही मौजूदा निजाम भी कर रहा है हमारे साथ। तो एक लंबी प्रक्रिया है और वो जो है उसके लिए बहुत लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन भारतीयता की एक जो है वो जो व्याख्या आजकल हो रही है, वो व्याख्या निश्चित तौर पे हमें विनिवेशीकरण की ओर नहीं ले जाएगी, हमें यूरोप के उन शासन पद्धतियों की ओर ले जा रही है जो मानव इतिहास में बहुत पतित मानी जाती है, जो मानव इतिहास के ऊपर कलंकित मानी जाती है। इसलिए जो है जरा संभल करके, और मुझे तो उस फिल्म का डायलॉग याद आता है जो लगे रहो मुन्ना भाई में, वो कहता है कि भाई गांधी जी कहते हैं कि हमारी हमारी मूर्तियां जहां जहां लगी है चौराहों और से हटा दो, पत्थर मारो, अगर बसाना है तो कहीं दिल में बसाओ। तो सुभाष बाबू को अगर दिल में बसाने का जज्बा नहीं है तो पंचम जॉर्ज पंचम की छतरी के नीचे सुभाष बाबू को खड़ा कर देने से उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। जब तक उनके वास्तविक संदेश को, उनके विचारों को अध्ययन करते हुए एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट पॉलिटी की बात वो करते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, वो चीजें आप मौजूदा रिजिम में आप ढूंढ लीजिए, कहीं पे सोशलिस्ट पॉलिसी हो, कहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हो, तो उसके बिना काम नहीं चलने वाला।